दोस्तों, हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com। दोस्तों, जेई, नीट, क्लास 12, क्लास 11 एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जिसमें से आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। आप चाहे हो किसी भी बोर्ड के, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड। आइए बात करते हैं इन कुछ क्वेश्चन और आंसर्स की और जानते हैं कि इनका जवाब किस तरह से आपको देना चाहिए। सबसे पहले ये हमारे पास 7 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में से हैं ये। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनमें से दिए गए सभी क्वेश्चंस के जवाब बता सकते हैं। हमने अपनी रिवीजन क्लासेस के अंदर भी बताया है, अपने ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर भी आपको सिखाया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की। शायद आपको याद होगा, विंडो ग्लास अमरफस सॉलिड होते हैं। डे हीटिंग, नाइट कूलिंग की वजह से एनिलिंग होता है और एनिलिंग की वजह से यहाँ पर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर अपीयर होता है। तो आपका जवाब होगा ड्यू टू डे हीटिंग एंड नाइट कूलिंग ग्लास एक्वायर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर, और इस वजह से ये हमें मिल्की दिखाई देता है। जो आंसर मैंने बताया टू द पॉइंट उसी को नोट करते जाइए और अपने जवाब को याद करते जाइए। इन ए रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर हाउ मेनी सोडियम आयन ऑक्यूपाई सेकंड नियरेस्ट नेबर लोकेशन। 12 इसका जवाब है। याद करने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कुछ खास समझने की बात होगी ही नहीं क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आएगा। वाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 इज नॉट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। जहां तक हम लैटिस की बात करते हैं, HCP, CCP, वहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो सकता है, लेकिन जनरली जब आपको ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो जनरली वो 1 से ज्यादा एग्जिस्ट, वो 12 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका इसका सिंपल सा जवाब होगा क्योंकि रेडियस रेशो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जवाब होगा बिकॉज रेडियस रेशो कैन नॉट बी मोर देन 1। नेम द स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन और डिक्रीज इन डेंसिटी। स्टोइशियोमेट्रिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पहले डिस्कस किया है। डिक्रीज इन डेंसिटी की जहां तक बात है तो हमें याद रखना है शॉटकी डिफेक्ट हमारा जवाब होता है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है। जहां तक इंक्रीज ये हमारी बुक्स में नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो इसका जवाब देंगे रिप्लेसमेंट ऑफ लाइटर मेटल विद द हैवियर मेटल और डोपिंग ऑफ लाइटर मेटल with the heavier metal having similar valency, और इस तरह से यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी। इस एग्जामिनेशन समय में जो बताते जा रहे हैं बिल्कुल नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन चीजों को नोट करते जाइए। क्वेश्चन रिवाइज करने से भी हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इफ NaCl is doped with 10 raised to the power -3, ये है 10 raised to the power -3 मोल परसेंट SrCl2, what is the concentration of cation vacancy। देखिए, SrCl2 में स्ट्रोंशियम +2 होता है, सोडियम +1 होता है। तो जब हम सोडियम +1 निकालते हैं और स्ट्रोंशियम +2 डालते हैं तो 2 सोडियम +1 बाहर निकलते हैं और 1 स्ट्रोंशियम +2 आता है, यानी 1 कैटायन वैकेंसी बनती है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि आउट ऑफ 100 मोल, अगर हमारे पास 100 मोल है तो उसमें वैकेंसी यानी कैटायन वैकेंसी है 10⁻³ और अगर ये आपका 6.02 × 10⁻23 होता तो कितना, बस इतना का इतना आपने सॉल्व करना है। कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं, कोई ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना, और ये 10⁻5 ऊपर हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 6.02 × 10⁻18 ये आपका जवाब आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसका जवाब देने की जरूरत होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट करते जाइए, काफी हद तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे। Why does zinc oxide exhibit enhanced electrical conductivity on heating? जिंक ऑक्साइड में हम जानते हैं हमारे पास जिंक कैटायन होते हैं, ऑक्सीजन के एनायन होते हैं। तो आखिर यहाँ पर होता क्या है, इस लैटिस में देखिए होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं तो जिंक आयन
यहाँ इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वेकेंट साइट को ऑक्यूपाई करते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन और आयन की वजह से यहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आपका जवाब होगा ड्यू टू द presence of zinc ion and the electron in the interstitial site, यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ती है और यही इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे पार्टिकल जो इंटरस्टिशियल साइट में होते हैं उन्हें इंटरस्टिशियल्स भी कहा जाता है। इस अकेले क्वेश्चन में मैंने टोटल 3 क्वेश्चन बता दिए कि कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, जिंक ऑक्साइड येलो क्यों होता है और इंटरस्टिशियल्स किसे कहा जाता है। ये जवाब यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं बता चुका हूँ। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मेटालिक रेडियस इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये आपके पास सीसीपी यानी एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन आप देख लीजिए, रेडियस इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए। तो इस तरह से आप यहाँ से एज लेंथ निकाल लेंगे और एज लेंथ का क्यूब होता है वॉल्यूम, यानी A3cc वॉल्यूम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, A3cc के अंदर आपके पास 1 यूनिट सेल है और 1 cc के अंदर कितनी होगी, ये आपका जवाब यहाँ से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपको कर देनी है, मेथड मैंने बता दिया है। पहले FCC के लिए एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, उससे निकाली एज लेंथ, उसका क्यूब किया, वॉल्यूम हो गया। इतना वॉल्यूम है 1 यूनिट सेल का, तो 1 cc के अंदर कितना होगा, ये आपका जवाब यहाँ से बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर में से। कहा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सभी को हमने इन ऑर्डर में अरेंज करना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन पे डिपेंड करती हैं और खास तौर पे बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं और मोलैरिटी भी कह सकते हैं। और वेपर प्रेशर इनवर्सली होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली, ये हम रिवीजन क्लासेस में बता चुके हैं। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर हर एक की या तो मोलैरिटी निकाल लो या नंबर ऑफ मोल निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल कुछ भी निकाल लो, बात उतनी ही आपके पास आएगी। सुक्रोज है, आप इसकी मोलैरिटी कह लो या नंबर ऑफ मोल कह लो, 34.2 और इसका है आपके पास मॉलिक्यूलर मास, तो 34.2 डिवाइडेड बाय 342, हर एक बच्चा समझ सकता है, ये आया 0.1 मोल आपके पास आ गया। 60 ग्राम यूरिया है, इसके निकालेंगे तो 60/60, ये भी 1 आ गया। 90 ग्राम ग्लूकोज, इसका 180 होता है, ये 0.5 आ गया। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना, ये 1 आ गया। तो ये आपके पास इनके नंबर ऑफ मोल आ गए। अब आप इनको आयनाइज कीजिए। सुक्रोज आयनाइज नहीं होता, C12H22O11 ऐसे ही रहेगा और यूरिया भी आयनाइज नहीं होता, ये भी इसी तरह से रहेगा। ग्लूकोज भी आयनाइज नहीं होता, ये भी इसी तरह से रहेगा। लेकिन सोडियम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से। तो अगर ये 1 मोल था, ये टूट जाएंगे 1 + 1, तो टोटल मोल हो जाएंगे यहाँ पर 2। और ग्लूकोज आयनाइज नहीं हुआ तो 0.5 यहाँ था, तो ये भी आपका 0.5 ही रहेगा। यूरिया भी आपका सेम रहेगा क्योंकि आयनाइज नहीं हुआ। केन शुगर भी आपका सेम रहेगा। बस नंबर ऑफ मोल आ गए, इसे आप यहाँ पर पुट करके जवाब निकाल लेंगे। जैसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल, आप कुछ भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा मोलैरिटी NaCl की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का सबसे ज्यादा। फिर है आपके पास यूरिया NH2CONH2, इसके बाद है आपके पास ग्लूकोज, आपने ये लिख दिया। इसके बाद है आपके पास केन शुगर और इस तरह से ये ऑर्डर आ गया। जो ऑस्मोटिक प्रेशर का है वही बॉइलिंग पॉइंट का भी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, सेम ऑर्डर। और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। सो वी कैन से NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट कम, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो बस इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ऐसे ये हमारा पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बड़ा न्यूमेरिकल कई बार लगता है, कई बार बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते। अब आप कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके दोबारा से देखिए
अच्छा, आसान, इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? तो आपको याद होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जब एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल से डिफरेंट आता है उसे कहते हैं। कॉज क्या होता है? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। दो जवाब लिख लीजिए, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। बात बन गई। अगला, कटिंग ऑनियन टेकन फ्रॉम द फ्रिज इज मोर कंफर्टेबल देन कटिंग ऑनियन लाइंग एट द रूम। तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम प्याज को काटते हैं आंसू आते हैं, आंसू ये सोच के नहीं आते अरे भाई एक दिन ये भी काम करना था, प्याज काटनी थी, ऐसा नहीं है। होता ये है जब प्याज काटते हैं वेपर्स हमारी आंखों तक जाते हैं और उसकी वजह से टीयरिंग होती है। अब जब आप रेफ्रिजरेटर में से प्याज निकालें और उसमें टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से वेपर प्रेशर कम होता है, कम वेपर बनते हैं और हमारी आंखों तक नहीं आ पाते और वहां पे आंसू नहीं बहते, टीयरिंग नहीं होती। तो आपका जवाब होगा because of low temperature it possess low vapor pressure hence less vapor to produce tearing। ये आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास मिक्सिंग 300 ग्राम 25%, 400 ग्राम 40%। यानी आपके पास है 300 ग्राम और इसकी परसेंटेज है 25% और एक है आपके पास 400 ग्राम और इसकी परसेंटेज है 40%। इनको मिलाने से जो बनेगा उसकी परसेंटेज बतानी है। तो देखो 25% का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम में है 25 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना हुआ, 25/100 इंटू 300 कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ 70 ग्राम सॉल्यूट। आपके पास 70 ग्राम सॉल्यूट हुआ। अब यहाँ भी देख लो कितना होगा, 100 ग्राम के अंदर है 40 ग्राम और 400 ग्राम में कितना होगा, 40/100 इंटू 400 सॉल्व किया आपने, 160 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब आपके पास टोटल सॉल्यूट कितना है, टोटल सॉल्यूट यहाँ पर आ गया 75 प्लस 160। अब 75 प्लस 160 आप देखिए कितना बनेगा, ये आप इसका अंदाजा लगाइए, 75 प्लस 160 हम बता देते हैं और ये आपके पास 235 आ गया, 235 ग्राम आपके पास सॉल्यूट आ गया। टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया भाई, 300 ग्राम ये था, 400 ग्राम ये था, तो टोटल हो गया 300 प्लस 400 दैट इज 700। ये हो गया 700 और अब आप कर सकते हैं 700 ग्राम के अंदर कितना है 235 ग्राम और 100 में कितना, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 235/700 इंटू 100 और ये परसेंटेज आपके पास आ ही जाएगी और एक किसकी आएगी परसेंटेज आप समझ सकते हैं, सॉल्यूट की। सो दिस इज 235 डिवाइडेड बाय 7 और इस तरह से ये आपके पास 33.571 ये परसेंट आ गई सॉल्यूट की। सॉल्वेंट की अगर निकालनी है तो 100 में से माइनस कर दीजिए 33.57 और इस तरह से ये माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा और 66.42 ये आपका जवाब यहाँ पर आएगा। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन ये हमने यहाँ से इस तरह से सॉल्व किए। फर्दर देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर, व्हाट इज डी-आइसिंग एजेंट, ये भी आपको हमने रिवीजन क्लासेस में ही बताया, दोबारा से बताते हैं। डी-आइसिंग एजेंट ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर आता है कि बर्फ को मेल्ट करने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें डी-आइसिंग एजेंट कहा जाता है। तो आप कहेंगे दीज आर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट used for melting of ice are called as de-icing agent। How does it work? इसमें सिंपल सी बात है, ये आइस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देता है और इस तरह से आइस को मेल्ट करने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन मिक्स्ड विद हीलियम इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स आपको ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। होता ये था कि जब डीप सी डाइवर जब समुद्र में जाते थे तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस होती थी, जब वो ऊपर आते थे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती थी और वो नर्व एंडिंग पे जमा हो जाती थी जिससे बैंड्स होता था और इस वजह से स्विमर के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो अब बाद में नाइट्रोजन की जगह हीलियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो नर्व एंडिंग पे डिपॉजिट नहीं होते, बैंड कॉज नहीं होता। तो
तो आपका जवाब यही होगा, बिकॉज हीलियम डज नॉट कॉज बैंड्स। अगर ये 1 नंबर में आएगा तो इतना जवाब देंगे, अगर 2 नंबर में आएगा तो आपने यही बोला है कि फॉर्मरली दे यूज नाइट्रोजन एंड व्हाइल कमिंग अप इन द वाटर द नाइट्रोजन गैस स्टिक ऑन द नर्व एंडिंग एंड कॉज बैंड, बट हीलियम डज नॉट कॉज द बैंड्स। ये आपको बताना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय बैंड्स, तो आपका जवाब होगा कि नर्व एंडिंग पे गैस का जमा हो जाना और उसकी वजह से गोताखोर के लिए वहां पर उल्टियां आना, वॉमिटिंग होना, अनईजीनेस होना, इस तरह की प्रॉब्लम को हम बैंड के नाम से पहचानते हैं। 14th क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हर बुक में सॉल्व्ड है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। आपकी हर एनसीईआरटी की बुक में है, आप इसको वहां से देख लीजिएगा। 15th है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन शोज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना। केएफ दिया गया है, व्हाट इज परसेंटेज एसोसिएशन। अब आपने यहाँ क्या करना है, आपने डेल्टा टीएफ, आई, केएफ और मोलैलिटी की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस फार्मूले का यूज करना है। यहाँ से अल्फा निकालना है, फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला फार्मूला आपको करवा रखा है अल्फा वाला, वहां से आप इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल लेंगे। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। फर्दर इसमें याद रखिए इंट्रावेनस इंजेक्शन वाला एक क्वेश्चन आता है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो उसका जवाब भी शायद आपको याद होगा कि दोनों लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और इंजेक्शन में जो लिक्विड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने चाहिए ताकि एक्सो ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस ना हो सके। अगला क्वेश्चन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से है, आपको बताना है पॉजिटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। वाटर वाला कोई भी केस होता है वहां पर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन। इस तरह से आपको सिंपल यही बताना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये आपके पास एग्जांपल। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलर। अब आपको शायद याद हो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इकलौता फार्मूला है जहां सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। मोलैलिटी दी गई है 2.5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप शायद जानते होंगे कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, याद है ना, 1 - x होता है। तो मोलैलिटी है आपके पास 2.5, सॉल्यूट का मान लीजिए x, सॉल्वेंट 1 - x इनटू 1000 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है। बस यहाँ से सॉल्व करते ही x की वैल्यू आ जाएगी और x ही आपका जवाब होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। सिंपल आसान सा क्वेश्चन, इसी तरह से इसको बना सकते हैं। एक्सप्लेन डेल्टा फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि सॉल्यूशन के अंदर आप इसमें ये भी याद करेंगे कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए बेस्ट है, तो आपका जवाब होगा ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर बताने के लिए बेस्ट है, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के दौरान जब हीट करते हैं पॉलीमर टूट जाता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग के दौरान जब उसको फ्रीज करते हैं तो अभी वहां पर पॉलीमर टूट जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट मालूम पड़ते हैं और कुछ डैमेज नहीं होता। 18th क्वेश्चन है लिथियम क्लोराइड शो रेड कलर व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि NaCl शो येलो कलर व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर, KCl शो वायलेट कलर व्हेन हीटेड इन पोटेशियम वेपर। तीनों तरह से किसी का भी जवाब आए आपको एक ही तरह से बताना है। अब अगर मैं लिथियम क्लोराइड की बात करता हूं तो सपोज यहाँ मेरे पास लिथियम है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ लिथियम, एक लैटिस स्ट्रक्चर। जब हम इसे लिथियम में हीट करते हैं तो लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यहाँ से लिथियम आयन आते हैं और क्लोराइड को यहाँ से ले जाते हैं। क्लोराइड आयन यहाँ लिथियम आयन के साथ LiCl की फॉर्म में चला जाता है। जब यहाँ से क्लोराइड आयन चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई करता है, इसे F सेंटर कहा जाता है, F सेंटर। और जब हम इसे हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वापस आता है, जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ता है और कलर दिखाई पड़ता है और इस वजह से इसका कलर होता है। तो आपका जवाब होगा because lithium ion removes chloride ion and then electron occupy the site left by the chloride ion, and when we heat the electron gains energy, undergo excitation, then de-excitation, then release energy in the form of radiation, hence looks red। और अगर NaCl होता hence looks yellow, पोटेशियम क्लोराइड होता hence look purple, ये आपका जवाब होता। इस तरह से बात बताई जाएगी।
अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इफ कंडक्टिविटी इतना, आल्सो राइट द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, आपके पास K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी है। दूसरा पूछा है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तो हमने सबसे पहले सेकंड पार्ट का जवाब बता दिया। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, ये आपको K की वैल्यू दी गई है, N नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दी गई है। अगर मोलैरिटी है तो नॉर्मेलिटी निकाल लो, एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है, तो 2 × 1 दैट इज 2, तो नॉर्मेलिटी आ गई 2। बस पुट द वैल्यू 26 × 10⁻² × 1000 अपॉन 2, सॉल्व किया 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका जवाब आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस का ये क्वेश्चन है, रिवीजन क्लास के वीडियोस में हमने करवा रखा है। अब रिवीजन क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप वीडियो को देख लीजिए, वहां से हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस समझाने की चीज है, इसमें आपको ये यहाँ से कर लेना है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री में से है, What is observed when a beam of light is passed through the colloidal solve? बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। क्या जवाब होगा शायद आप भी जानते होंगे, टेंडल इफेक्ट। आप इन चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर ऑलरेडी हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी आपको बता देना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आज आपको कर लेने हैं, जिससे एक बार चैप्टर हमारा क्विकली रिवाइज होगा। An electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide salt. कोलाइडल सॉल्ट में अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोएगुलेशन होता है, प्रेसिपिटेट में अगर डालते हैं तो पेप्टाइजेशन होता है। तो आपके क्योंकि सॉल्ट दिया गया है तो आपका जवाब होगा कोएगुलेशन। कोएगुलेशन आपको बताना है। नाउ अगला क्वेश्चन, गोल्ड नंबर डायरेक्ट डेफिनेशन याद करनी है आपने, इसकी बहुत कम पूछा गया है आपके एग्जाम में, फिर भी मैं प्रिकॉशनरी कहूंगा कि डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिए। एड्सॉर्प्शन आइसोबार विद ग्राफ, आइसोबार का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर के इफेक्ट को बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट। अब आपके पास x/m अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब और ये होता है टेम्परेचर। अगर ये आपकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो ग्राफ इस तरह से वेरी करता है, यानी जैसे जैसे आप हीट करेंगे एड्सॉर्प्शन वहां पे डिक्रीज होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। लेकिन अगर आपके पास केमिकल एड्सॉर्प्शन है तो पहले एड्सॉर्प्शन बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ आपने बनाने हैं, यहाँ आप अलग से जान लीजिए, अलग से क्वेश्चन आएगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में पहले एड्सॉर्प्शन क्यों बढ़ती है फिर क्यों घटती है, तो आपका जवाब होगा क्योंकि शुरुआत में जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है, रिएक्शन करवाती है। लेकिन अगर लगातार हीट करते रहेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर बॉन्ड तोड़ने का काम करती है और इस वजह से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। सो ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इट फर्स्ट इंक्रीजेज, और इसी के लिए केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, एक ग्राफ बता दिया और एक ये बता दिया क्यों इंक्रीज होता है क्यों डिक्रीज होता है, और एक एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ हमने बता दिया है। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।